आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन, सफेद कपड़ों में दिखी पत्नी हेमा मालिनी। जस्टिस सूर्यकांत ने ली शपथ, बने देश के 53वें चीफ जस्टिस। असदुद्दीन ओवैसी बोले, मुसलमान भारत से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने धर्म से दूर हो जाएं। कांग्रेस का बड़ा आरोप, भूपेंद्र हुड्डा बोले, हरियाणा में रातों रात बढ़ गए 7% वोटर, चुनाव आयोग खामोश। हुमायूं कबीर के बयान पर उमा भारती का विवादित बयान, कहा वही हाल होगा जो अयोध्या में हुआ था। वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट में इंडिया गेट के पास लगे लाल सलाम के नारे। दिल्ली में बैठी शेख हसीना की बढ़ सकती है मुसीबत, यूनुस सरकार ने हायर की यूके के 2 वकील। समाचार विस्तार से। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। आज 89 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार थे और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन्हें घर लाया गया था, जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का आज निधन हो गया। उनके निधन से पूरे परिवार सदमे में है। हेमा मालिनी और ईशा देओल को सफेद कपड़ों में देखा गया। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी को सफेद कपड़ों में गाड़ी में देखा गया। धर्मेंद्र का पूरा घर गम में डूबा हुआ है। धर्मेंद्र का विले पार्ले शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। वहीं बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि दी। धर्मेंद्र के पोते उनके घर के बाहर नजर आए तो वो भी सफेद शर्ट में दिखे। बता दें कि धर्मेंद्र की आज तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उनके निधन की खबर सामने आई। धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस भी दिखी थी। धर्मेंद्र के घर कई बड़े बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे। आमिर खान धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में उन्होंने सीजेआई पद की शपथ ली। जस्टिस बी आर गवई का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो गया। वो 6.5 महीनों के लिए इस पद पर थे। जस्टिस सूर्यकांत का सीजेआई के तौर पर कार्यकाल करीब 1.5 साल का होगा। वहीं वो 9 फरवरी 2027 को रिटायर हो जाएंगे। इस समय वो 63 साल के हैं। सीजेआई सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। वो सीजेआई बी आर गवई ने अपने फेयरवेल में भी जस्टिस सूर्यकांत के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताते हुए बताया कि वो दोनों काफ़ी सामान्य परिवार से आते हैं। गवई ने बताया कि सीजेआई सूर्यकांत हिसार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और उन्होंने खुद महाराष्ट्र के अमरावती में एक म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ाई की है। सीजेआई सूर्यकांत ने 1981 में हिसार के गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ग्रेजुएशन की और फिर 1984 में लॉ में बैचलर की डिग्री हासिल की। उन्होंने 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने 1984 में हिसार में ही लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी और 1985 में वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे थे। अल-महद अल-आली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारत के विकास में मुसलमानों के योगदान पर बोलते हुए मईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान भारत से प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपने धर्म से दूर हो जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा देश के विकास में योगदान दिया है और भविष्य में भी देना जारी रखेंगे और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। इख्तिदार पर बैठकर जुल्म करने वालों से हमने कहा कि तुम जालिम हो, हम तुमसे नफरत करते। तुम मुसलमानों को अगर तुम दबा रहे हो तो तुम भारत को कमजोर कर रहे हो। अगर भारत एक दुनिया का अमनगाह बनना चाहता है, एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है, कैसे बनेगा जब आप 19 करोड़ मुसलमानों को इस तरह हिकारत की नजर से देखेंगे, उनसे नाइंसाफी करेंगे। और संविधान में राइट टू इक्वालिटी जो है वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, आप उसको भूल जाते हैं। मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया तो क्या किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर किसी जज के ऊपर जूता फेंका? जूता फेंकने वाले के बारे में एक लफ्ज नहीं बोला जाता, ना मीडिया में बोला जाता है, क्योंकि वो आला जात से उसका ताल्लुक था। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है और ऐसे जालिम लोग हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि चुनाव के दौरान जारी किए गए आंकड़ों में भारी अंतर दिखाई दिया है, जिसे लेकर अब वे जनमत निर्माण अभियान चला रहे हैं। इस वजह से तो एक सवाल उठा रहे हैं, हम एक जनमत बना रहे हैं और जब जनमत बन जाता है ना, जब हर कोई सरकार मजबूर हो जाती है। क्योंकि आप हरियाणा का देखो, ये भी बता दिया राहुल जी ने, पूरे कारण दे दिए। एक महिला की 22 वोट हैं, एक महिला की 123 है, उसी के नाम से मौलाना हल्के में। इनके अलावा 5 तारीख को चुनाव हुआ, शाम को 9:45 बजे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वोट परसेंटेज 61.09, ठीक है। फिर 6 तारीख आई, 6 तारीख को कहा 65.65 हो गए, ठीक है। 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को 9:15 बजे कहते हैं कि 67.90 हो गई। 7% वोट कैसे बढ़ गई भाई? क्या मशीन के अंदर ही बढ़ी? आजकल डिजिटल का जमाना है, शाम तक सारी पहुंच जाती है। तो इस बात का इलेक्शन कमीशन ने आज तक जवाब नहीं दिया। इसी वास्ते हम ये कह रहे हैं भाई, एक तो SIR जो हमारे स्टेट में तो नहीं हो रही, और स्टेटों में जो आ रही है बहुत शिकायत मिल रही है। BLO पे अननेसेसरी प्रभाव है, जा नहीं पा रहे हैं शहर में। SIR का सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, मान लो जर्मनी में भी EVM पे थी, अब वो पलट के बैलेट पे आ गए। तो शक्ति उसमें रहते हैं मशीन जो है। तो हमारा ये बैलेट पे चुनाव हो और ठीक हो और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो। अब की बार इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद देश भर में सियासत तेज हो गई है। भाजपा के नेताओं ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 4 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, जिसके बाद कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा का बयान सामने आया है। नहीं, मुझे ये लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी समझाना चाहिए उमा भारती जी को कि देश में सद्भाव, देश में सामाजिक समरसता बरकरार रहे, और उनको ये जिम्मेवारी अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री की है तो ये जिम्मेवारी बड़े स्तर पे देश के प्रधानमंत्री की भी है। तो उमा भारती जी को, देश के प्रधानमंत्री को भी समझाना चाहिए कि देश में सामाजिक समरसता को आप टूटने मत दो, बरकरार रखो। देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच नक्सलियों के समर्थन में नारेबाजी ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इंडिया गेट के पास वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कई युवा इकट्ठा हुए। प्रदूषण के खिलाफ इस प्रोटेस्ट के अंदर अचानक नक्सलियों के समर्थन में आवाज उठने लगी, लाल सलाम के नारे लगने लगे और कहा जाने लगा कि जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, जिसके बाद शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। कल जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, ये प्रदर्शन में सिर्फ बहाना पॉल्यूशन था। असली निशाना इनका सरकार को हिडमा के इनकाउंटर पर घेरना था। ये अर्बन नक्सल हैं, ये भेष बदल कर आते हैं, ये प्रोटेस्ट जीवी हैं। इनका मकसद है मोदी सरकार को घेरना, इनका मकसद है कोई बहाना तलाश लेना। और जिस तरह हिडमा के पक्ष में नारे लगाए गए, ये कहीं से स्वीकार नहीं है। ऐसे लोग जानते हैं कि नक्सलिज्म की जो जड़ है वो खत्म हो रही है, नक्सलिज्म आखिरी सांसें ले रहा है। लेकिन कुछ लोग शहरों में बैठे हुए हैं जो नक्सल प्रेमी हैं और नक्सल को बढ़ावा देने वाले हैं। ऐसे अर्बन नक्सल को पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में नक्सली और आतंकियों के पक्ष में कोई आवाज उठाएगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने वायु प्रदूषण की स्थिति पर कहा कि हमारा कहना है कि मूल कदम पर तो काम करना चाहिए। यदि आप प्रयास करते दिखेंगे तो जनता भी आपका साथ देगी, लेकिन आप केवल दिखावा कर रहे हैं। जिस तरह अरविंद केजरीवाल दिखावा कर रहे थे, जितना विफल आपकी दिल्ली सरकार थी, उससे कई ज्यादा विफल आज की ये सरकार दिखाई दे रही है।
हो ही नहीं सकता, क्योंकि बार बार हम लोग कह रहे हैं ना साहब, जो मूल कदम है उस पर तो काम करो। चलो 1-2 सीजन निकल जाए, चलो माना भाई, लेकिन अगर आप कोशिश करते दिखोगे तो जनता भी आपके साथ खड़ी होगी। कोशिश आपकी किसी चीज में है नहीं, इधर उधर की दिखावे की चीजें आप कर रहे हो। जैसे केजरीवाल हर चीज में दिखावा कर रहा था, आप भी हर चीज में दिखावा कर रहे हो। अरे दिखावा के आगे चल के वो ठोस काम तो करो जिसमें प्रदूषण कम हो। उसमें कोई कदम दिल्ली सरकार का नहीं दिख रहा है। जितनी विफल इसके पहले की सरकार थी, उससे ज्यादा विफल ये सरकार दिख रही है। यूपी के संभल में 24 नवंबर की घटना की पहली बरसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। धार्मिक स्थल के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अफसर ड्रोन कैमरे के सहयोग से निगरानी रख रहे हैं ताकि छतों पर भी आपत्तिजनक वस्तुओं की जांच भी शामिल है। हमने 130 लोग गिरफ्तार किए हैं और ऑनरेबल कोर्ट में 100% की चार्जशीट पेश हो गई है और धीरे धीरे कुल 12 इसमें मुकदमे दर्ज हुए थे। तो सभी जो मुकदमे हैं उनका ट्रायल चल रहा है और जो अभियोजन की ओर से अपना कार्य पूरा किया जा रहा है। चलाकर सर कितनी भूमि थी जिसको खाली कराया गया है, कितना अतिक्रमण अभी करना बाकी रह गया है? 87 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो तालाब, चक्रोड़, खलिहान, खाद के गड्ढों, नवीन परती या सरकारी भूमि के रूप में थी, उसको हमने खाली कराया है। और जितनी भी भूमि को खाली कराया है उसमें या तो नोटिस दिया गया है 15 डेज का, या धारा 67 के अंतर्गत जो राजस्ववाद की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत भूमि को खाली करवाया गया। क्या सर अभी और कुछ रह गई है जमीन जिसको खाली कराया जा रहा अभी शेष है? अतिक्रमण मुक्ति अभियान निरंतर चलने वाली प्रशासनिक प्रक्रिया है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नियमित रूप से चलती रहती है। 2 स्तर के ऊपर विकास हो रहा है। एक 419 करोड़ की लगभग 50 किलोमीटर की 24 कोसीय परिक्रमा का निर्माण और पुनर्निर्माण कराया जा रहा है और इसी के समानांतर जो हमारे तीर्थ और कूप हैं उसकी लगभग 200 करोड़ की कार्य योजना है। और जो विजन डॉक्यूमेंट हमारा बना है, जैसे अयोध्या जी का विजन डॉक्यूमेंट बना है, उसी तरह से उसी की तर्ज पे हमने संभल का भी विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। तो उसी विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ का विकास होगा और भविष्य में संभल तीर्थ नगरी बनेगा। सर जिस तरह से हिंसा हो, क्या अब सर चेंजेस की गई हैं, प्लस उसमें क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है 1 साल पूरा होने पर? 1 साल से लगातार यहाँ पूर्ण शांति है और सभी लोग अच्छे से मिल के रह रहे हैं। हमने इसके दृष्टिगत सभी से बैठकें की हैं। जो शांति समिति की बैठक है वो भी हमारे द्वारा की गई है और पहले सीसीटीवी कैमरा बहुत कम थे, अभी हमने सेफ सिटी के अंतर्गत पूरे शहर को सीसीटीवी से लैस किया है और उनका जो ICCC है जहां ये सीसीटीवी दिखाई देता है वो 2 जगह पे स्क्रीन इंस्टॉल किए गए हैं, जहां पे एक तरह से पल पल की जो न्यूज़ है, समाचार है, वो हमें वहां मिलता रहता है। और धारा 163 लगी हुई है, मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई गई है और इसके साथ साथ जो पुलिस फोर्स है वो भी लगातार तैनात है वहाँ पे नियमित रूप से, और RAF और PAC भी है। भारत समय समय पर POK को भारत से मिलाने की बात दोहराता रहा, लेकिन सिंध को लेकर दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया बयान ने पाकिस्तान में हलचल पैदा कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में कहा कि सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन संविधान की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। उनके बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि सिंध ही क्यों, पूरे पाकिस्तान को ही ले लीजिए। सिंधी क्यों, पूरे पाकिस्तान को लीजिए। जब राष्ट्रीय सेवक संघ के मुखिया बार बार कहते हैं कि भारत के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब शामिल थे, तो सिंध अकेला क्यों भारत में शामिल किया जाए? पूरे पाकिस्तान को शामिल किया जाए। और सिंध की तो कोई सरहद ही भारत से नहीं मिलती है, बांग्लादेश के जरिए मिलती है। तो अगर सिंध भारत का हिस्सा होगा तो पहले तो अफगानिस्तान को हमें अपने साथ लेना होगा। तो इसलिए बड़े पैमाने पे फौज कशी की जाए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश
सबको भारत। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने विकसित भारत 2047 के विजन के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की उम्र और जीवन प्रत्याशा पर व्यक्तिगत टिप्पणी की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि क्या आप 2040 तक जीवित रहेंगे? आप खुद भी नहीं जी पाएंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई। हैरानी है, ऐसे सवाल बेहद अमानवीय है। किसी के जीवन रेखा पर सवाल खड़े करना, ये भारत का जो विजन 2047 है, ये देश का एक संकल्प पत्र है, एक दृष्टि पत्र है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अविस्मरणीय ऊंचाइयां हासिल की है। विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति में हम तब्दील हो रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनेंगे। और वैसी स्थिति में जो विजन 2047 का है, उस दिशा में भारत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और निसंदेह जो रोड मैप है, उस पर अगर हम चलते रहे तो ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। एसआईआर मुद्दे पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने कहा कि हम एसआईआर का नहीं बल्कि इसकी प्रक्रिया का विरोध करते हैं। लोग इसके बोझ तले आत्महत्या कर रहे हैं। आप 12 साल से सत्ता में हैं तो घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? और एसआईआर के नाम पर लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं? घुसपैठियों के नाम और संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है? बिहार में काटे गए 75 लाख नामों में से कितने घुसपैठिए थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कितना बर्डन जो है बीएलओ पे डाला जा रहा है, सुसाइड कर रहे हैं। ये हालत आज तक तो नहीं हुई। और जब आप 12 साल से सत्ता के अंदर बैठे हैं तो फिर ये घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं? तो ये आपका फेल्यूर है, ये आपको बताना पड़ेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर घुसपैठिए निकालने हैं तो एसआईआर के अंदर लोगों के वोट काटना ये कौन सा तरीका है? आप घुसपैठिए पकड़िए ना, आप मुकदमे दर्ज करिए, रिपोर्ट कीजिए उनको। जैसे आप लोगों के घुसपैठियों को यहाँ जिस प्रकार से जो हालात करके दूसरे देश भेज रहे हैं, ऐसे भेजिए ना। कौन मना करता है आपको? और कितने घुसपैठिए अब तक पकड़े आप बताइए। जिन राज्यों के अंदर एसआईआर हो गया उनके अंदर कितने घुसपैठिए निकले, इसके जो है आंकड़े वो सार्वजनिक करें। आप बताइए, गरीब लोग जो मजदूरी करने बाहर गए हैं उनके नाम काट दो, जो घर पे नहीं मिला ये दिखा के नाम काट दो। आप जो घुमंतु जाती हैं उनके वोट काट दो। अरे अपने ही लोग हैं, अपने देश के लोग हैं, उनको आप घुसपैठिया बता रहे हो। ये तरीका गलत है। ये संख्या जिस हिसाब से अब आपने एसआईआर बिहार के अंदर किया, आपने 75 लाख वोट काटे हैं, तो आप बताइए ना 75 लाख में कितने लोग मरे और कितने घुसपैठिए थे? आप बताइए, आपको बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन वो आप बताओगे नहीं, आप बता ही नहीं सकते। मैं मान जाऊंगा इन बीजेपी वालों को, अमित मालवीय को मान जाऊंगा, बता दें वो 75 लाख में जो नाम एसआईआर में बिहार में काटे थे उसमें घुसपैठिए कितने थे और उस पर इन लोगों ने क्या कार्रवाई की, मान जाऊंगा, बता दीजिए। शेख हसीना को भारत से ले जाने के लिए बांग्लादेश की सरकार ने ब्रिटेन के 2 मशहूर वकील हायर किए हैं। प्रत्यर्पण मामले में दोनों वकील दुनिया भर में काफी मशहूर माने जाते हैं। 23 नवंबर को दोनों वकील अमीरात एयरलाइंस से ढाका पहुंचे हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली में रह रही बांग्लादेश की आपातस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका स्थित इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने मौत की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शेख हसीना को सज़ा मिलने के बाद बांग्लादेश की सरकार एक्टिव हो गई है। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश ले जाने के लिए यूनुस की सरकार 3 बार नई दिल्ली को चिट्ठी लिख चुकी है। तीनों ही बार उसे कोई सही जवाब नहीं मिला। अब कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार को ये उम्मीद नहीं है कि बांग्लादेश को शेख हसीना वापस मिलेगी या नहीं। ऐसे में नए सिरे से यूनुस की सरकार ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के सलाहकार का कहना है कि शेख हसीना को अगर हमें वापस नहीं सौंपा जाता है तो हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, जहां पर अप्रत्यर्पण का मामला उठाएंगे। 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच अप्रत्यर्पण की संधि हुई थी और यही वजह है कि बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना को वापस लाने के लिए 2 ब्रिटिश वकील हायर किए हैं। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।